आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मानवीय संकट की जो हमारे समय के सबसे बड़े संकटों में से एक है। ये कहानी है पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उससे पैदा हुए शरणार्थी संकट की। तो चलिए साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संकट इतना उलझा हुआ क्यों है और इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। तो इस कहानी में हम कहाँ से शुरू करें? चलिए उस एक मोड़ से शुरू करते हैं जिसने इस संकट को एकदम से सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। साल था 2020 और तुर्की ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, अब हम शरणार्थियों को यूरोप जाने से नहीं रोकेंगे। अब देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। सालों से तुर्की एक तरह से यूरोप के लिए कह सकते हैं एक गेटकीपर का काम कर रहा था और इस एक फैसले ने बस समझिए सारे समीकरण ही बदल दिए। और इसका असर बस कुछ ही घंटों में 80,000 से ज्यादा लोग, सोचिए जरा, 80,000 लोग, परिवार, बच्चे, बूढ़े, सब एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में तुर्की की सरहदों की तरफ निकल पड़े। तो लोगों का ये जो सैलाब था, इसने एक लंबे समय से चले आ रहे संकट में एक नई और ज्यादा खतरनाक लहर पैदा कर दी और इसने सबके मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा था? अचानक ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब हमें तुर्की की सरहदों पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब एक दशक पहले शुरू हुए एक गृह युद्ध की तरफ। हाँ, इस पूरे संकट की जो जड़ है वो सीरिया में है, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी ने एक ऐसी आग भड़काई जो आज तक बुझ नहीं पाई है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2011 में। अरब स्प्रिंग से प्रेरणा लेकर सीरिया में लोग सड़कों पर उतरे, बेहतर रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन सरकार ने जिस तरह से बल का प्रयोग किया, उससे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बहुत जल्द एक भयानक गृह युद्ध में तब्दील हो गए। और फिर इस्लामिक स्टेट जैसे गुटों के आने से ये लड़ाई और भी जटिल और विनाशकारी हो गई। नतीजा, एक दशक की तबाही। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये आग फैली ना, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इस खेल में कूद पड़ी और देखते ही देखते ये सीरिया का गृह युद्ध नहीं रहा, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन गया। तो हुआ ये कि सीरिया एक प्रॉक्सी वॉर का अखाड़ा बन गया। मतलब बड़ी ताकतें सीधे सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ रही थी। रूस ने असद सरकार का साथ दिया, अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाले कुर्द बलों का, और तुर्की ने अपने हिसाब से कुर्द समूहों पर हमले किए जिन्हें वो अपने लिए खतरा मानता था। सब अपने अपने मोहरे चल रहे थे और बिसात पर सीरिया था। और यहाँ से चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं। ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत उलझे हुए हैं। जरा सोचिए, तुर्की और अमेरिका नेटो में तो सहयोगी है, लेकिन सीरिया में कुर्द मुद्दे पर बिल्कुल आमने सामने। वहीं दूसरी तरफ तुर्की और रूस सीरिया में अलग अलग पक्षों का समर्थन करते हैं, लेकिन S-400 मिसाइल डील में पार्टनर हैं। तो जब इतने विरोधाभासी रिश्ते हों तो कोई समाधान निकले तो निकले कैसे? बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस मानवीय संकट को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया। जैसा कि कहा गया है, कुछ देशों ने वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस संकट का इस्तेमाल किया है। यहाँ इंसानी जिंदगियों की कीमत पर शतरंज की चालें चली जा रही हैं। तो ये तो हुई भू राजनीति की बात, लेकिन इस शतरंज के खेल की असली कीमत कौन चुका रहा है? चलिए अब उस विनाशकारी और असली मानवीय कीमत पर एक नजर डालते हैं। 5.6 मिलियन यानी 56 लाख लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 56 लाख कहानियां हैं उन लोगों की जिन्हें 2011 के बाद अपना सब कुछ, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब छोड़कर भागना पड़ा। और 3,70,000 से ज्यादा लोग, ये वो हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। इस संघर्ष में उनकी जान चली गई और उन 56 लाख लोगों में से करीब 37 लाख अकेले तुर्की पहुंचे। इसी वजह से तुर्की दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थियों की मेजबानी करने वाला देश बन गया। याद है, हमने शुरू में तुर्की की बात की थी, ये है उसकी वजह। अब जरा सोचिए, जब किसी देश में अचानक लाखों लोग आ जाएं, तो क्या होगा? मेजबान देशों पर, खासकर तुर्की पर, जबरदस्त दबाव पड़ा है। पुलिस हो, अस्पताल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज पर बोझ है। स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच तनाव बढ़ रहा है, कैंपों में अपराध बढ़ रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतें जैसे खाना और पानी, उनके लिए भी एक संघर्ष है।
तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर ले आता है। सवाल वही है कि आखिर इस संकट को सुलझाना इतना मुश्किल क्यों है? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। असल में कई सारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं एक साथ आकर उलझ गई हैं। एक ऐसा गतिरोध बन गया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर ये बाधाएं हैं क्या? देखिए, एक तरफ यूरोप में आर्थिक विकास धीमा है, तो शरणार्थियों को अपनाने में चुनौती आ रही है। ऊपर से शरणार्थी विरोधी भावना और राष्ट्रवाद कई देशों में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के अपने अपने हित तो हैं ही, जो किसी एक समाधान पर सहमत होने ही नहीं देते। और इन सबके ऊपर कोविड-19 महामारी ने सीमाओं को बंद करके इन लोगों को और भी ज्यादा फंसा दिया। ये सारी समस्याएं मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। तो एक दशक से ज्यादा के संघर्ष के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है। जो कहानी आजादी और बेहतर भविष्य की एक उम्मीद भरी मांग से शुरू हुई थी, वो आज लाखों लोगों के लिए एक कभी न खत्म होने वाली तबाही बन चुकी है। और दुख की बात यह है कि इसका कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर इस समाधान की जिम्मेदारी है किसकी? जब इतने सारे देश शामिल हों, इतने सारे हित जुड़े हों और लाखों लोग पीड़ा में हों, तो कौन आगे आएगा? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही